स्टूडेंट्स, वेलकम टू हयात एजुकेशनल सर्विसेज। हम लोग यहाँ पर नीट 2024-25 बैचेस के लिए अपना फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि एक मोस्ट फियर्ड पोर्शन भी है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि काफ़ी रिजेम्बलेंस है इसका फिजिक्स के साथ। ठीक है, न्यूमेरिकल से डर लगता है और उसमें सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे जो मोल कंसेप्ट। अब इस चैप्टर का बहुत हाई वेटेज तो नहीं है, पर ये चैप्टर जो है वो कुल्हाड़ी की तरह काम करता है, जिससे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कट होती है। मतलब अगर आप मोल कंसेप्ट को ढंग से, उसके कंसेप्ट्स को अगर आप पढ़ लें, तो आपका थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर, तमाम फिजिकल जो चैप्टर हैं फिजिकल के, वो आपके थोड़े इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्क्रैच से, एक एक टॉपिक, सारा कुछ आपको ढंग से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे पहले सिलेबस है अपना, वो सिलेबस एक बार देख लेते हैं जरा। हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक 12th और एक 11th। आता तो दोनों ही है, दोनों ही नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हम क्या करते हैं, जो अपने 11th के चैप्टर्स हैं उनको ना आप मीजर कर लेते हैं जरा। तो ये है मोल कंसेप्ट, फिर आपका आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आपका आ जाएगा, अब स्टेट्स ऑफ मैटर तो कट चुका है अपने सिलेबस से, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर भी रहता है, फिर इक्विलिब्रियम, इसमें आयनिक भी है, थर्मोडायनामिक्स, प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। अब 12th के सेक्शन की बात करें तो 12th के सेक्शन में अपना है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ले देखिए हमारा सिलेबस पहले से काफी छोटा है ना, लेकिन इन सारे चैप्टर्स में, सारे ही चैप्टर्स में मोल कंसेप्ट आपको एक टूल की तरह काम आएगा। मतलब अगर आपने मोल पर पकड़ बना ली तो आपके सारे इन चैप्टर्स में, बड़ा इसमें थोड़ा सा कम यूज है, पर ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर बिल्कुल मोल पे ही बेस्ड है। मोल का यूज तो इसमें भर भर के है। तो हम क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट को एकदम बेसिक से उठा के आपको एक एक टर्म समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है मोल। सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो आएगा आपके सामने मोल। व्हाट इज अ मोल? ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस बात को। हम अपने डे टू डे लाइफ में सामान खरीदते रहते हैं, कभी मास खरीदते हैं, कभी वॉल्यूम, लीटर वगैरह में दूध, तमाम तरह की चीजें खरीदते रहते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाके आप ये नहीं कह सकते कि 1 लीटर आलू दे दीजिए, है ना। मास मीजर करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है, वॉल्यूम मीजर करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम बना हुआ है। उसी तरह से अगर आपको लैब सेटअप करना है, आपको इलेक्ट्रॉन मीजर करना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस मीजर करने हैं, तो आप उसको 1 पाव 1.5 किलो ऐसा नहीं कह सकते। आप उसको कहेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक चीजों को मीजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसका नाम है मोल। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करिए कि मोल से मीजर क्या करते हैं। मोल से हम मीजर करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मोल का
कंटेक्स्ट क्या है, यूज क्या है, यूज है कि यूज्ड एज अ पैरामीटर, used as a parameter, used as a parameter to measure microscopic particles such as electrons, protons, neutrons, आयंस एक्सेट्रा। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मोल का आखिर काम क्या है। पहले भी किसी भी चीज का, किसी भी कंसेप्ट का हम कंटेक्स्ट समझते हैं कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों ना, इससे होता क्या है डे टू डे लाइफ में। तो मोल का कंटेक्स्ट है कि आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हमको दिख नहीं रहे हैं नेकेड आइज से, उनको मीजर करने के लिए एक तरीका है अपने पास, मोल। ठीक है, अब हम इस बात पे चलते हैं कि व्हाट इज अ मोल। What is a मोल, कितना होता है ये मोल और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट मोल इज डिफाइंड एज that amount of substance which contain as many as atoms, ions, electrons, protons, neutrons, as in 12 gram of C12 isotope, 12 gram of C12 isotope। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है अब हमको कि इसको आखिर एनालाइज कैसे करेंगे इस डेफिनेशन को। पहले तो देखिए कि व्हाट इज अ मोल। ठीक है, तो कह रहा है ये डेफिनेशन में क्या करिए, ये एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जो आपकी एनसीईआरटी में डेफिनेशन है मोल की, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, पर कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है, कर लेते हैं बच्चे। तो हम उसको जरा ना बिल्कुल तोड़ते हुए समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट। तो पहली चीज तो ये कि मोल आपको क्या देता है, अमाउंट देता है, of a substance which contain as many as atom, ions, electrons, protons and neutrons, जितना कि 12 ग्राम कार्बन के C12 आइसोटोप में होगा। मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कार्बन के C12 आइसोटोप है, उसका 12 ग्राम ले लिया। कितना ले लिया, पर्टिकुलर अमाउंट 12 ग्राम। और अगर सपोज करिए उस 12 ग्राम में मान लीजिए x एटम्स है, 12 ग्राम में x एटम्स है, वो जो x है वही 1 मोल के बराबर है। इस डेफिनेशन का क्लियर कट मतलब जो होता है वो यही होता है। इसको जरा ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। ठीक है, देखिए इस डेफिनेशन के थ्रू अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, आप ले लीजिए 12 ग्राम C12। ठीक है, कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, C12 होता है, C14 होता है, पर हमें पर्टिकुलरली C12 लेना है। ठीक, और इसका कितना ग्राम लेना है, 12 ग्राम। और अगर इस 12 ग्राम में हमें नहीं पता कितना एटम है फिलहाल के लिए, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि x एटम्स है। कितने एटम्स है, x एटम्स। और इस डेफिनेशन के हिसाब से यही x इक्वल है 1 मोल के। यही x जो है, अब चाहे इसमें कितना भी हो, x में 10 हो, 20 हो, 50 हो, 75 हो, कुछ भी हो, यही किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब इसको जरा इस तरह से इमेजिन करिए कि हमारे पास x एटम्स हैं।
x एटम्स हैं उनका वेट टोटल कितना है 12 ग्राम, मतलब x एटम्स वेज 12 ग्राम। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि अगर हमें कहीं से भी एक एटम, यानी इफ वी फाइंड मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, मास ऑफ सिंगल C12 एटम इन ग्राम, अगर हम सिंगल सिर्फ एक, देखिए इसके हिसाब से 12 ग्राम में x एटम्स है। अब ये x 10 भी है, एक से तो ज्यादा ही है, ये तो कंफर्म है कि ये जो x है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। पर अब आप जरा ऐसा समझिए, बचपन में हम लोग जैसे मान लीजिए जाते थे तो 40 टॉफी लेके आए और 80 रुपए खर्च करके आए, ठीक। तो घर वाले हमसे पूछे कि कितना, आप बताओ कितने की एक टॉफी पड़ी, तो आप बोलते हो ना जितना लेके आए और जितना है उसको डिवीजन करके बता देते हैं कि एक टॉफी का दाम इतना है। ठीक उसी तरह से हमें इसको ऐसे एनालाइज करना है कि 12 ग्राम अगर टोटल है तो उसमें एटम्स कितने हैं, x एटम्स हैं। तो अगर हमें सिर्फ एक एटम का मास पता चल जाए ग्राम में, तो हम उस एक एटम के मास से इस 12 को अगर डिवाइड कर दें तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसलिए मैंने लिखा है कि इफ वी फाइंड मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम इन ग्राम एंड देन divide the 12 gram, we will get x, we will get value of x, ठीक है। तो अब देखिए जरा इस चीज को, यहीं पे हमारी हेल्प के लिए आप ये सारे सेक्शंस एनसीईआरटी में बिल्कुल मेंशन है, जब आप शुरू से पढ़ेंगे तो ये सारे सेक्शंस एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल ही मेंशन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे हमारे हेल्प के लिए एक डिवाइस आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसको यूजिंग द mass spectrometer, we found the mass of one carbon 12 atom in grams, that is equal to 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम, ठीक है। ये आपका ये जो वैल्यू है वो सिंगल, सिर्फ एक कार्बन एटम, अब जैसे कार्बन एटम बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक कार्बन एटम आप पिक करिए और उस एक एटम का मास ग्राम में इतना है 1.99 इंटू 10 के पावर -23। और यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम एक एटम का मास जान लें, एक एटम का, और 12 ग्राम को पूरे एक एटम के मास से डिवाइड कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हम क्या कह रहे थे, ये देखिए, हमें पता है कि 12 ग्राम अगर कार्बन C12 लिया है तो इसके अंदर x एटम्स है, x एटम्स ऑफ C12, और यही x एटम्स चाहे जितने भी हों कितने के बराबर है, 1 मोल के बराबर। यानी अब अपने पास देखिए क्या है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.99 इंटू 10 के पावर -23, और ये भी ग्राम में ही है। तो बीइंग द सेम डायमेंशन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जरा ये देखिए, ये 10 के पावर -23 ऊपर, तो ये हो जाएगा इंटू 10 के पावर 23, और ये वैल्यू 1.99 है। अगर 2 होती तो डायरेक्ट 6 टाइम्स में कट जाता, लेकिन 2 से हल्का कम है तो ये वैल्यू 6 से हल्की सी ज्यादा आती है, और ये आती है आपकी 6.022 इंटू 10 के पावर 23, जो कि हम हमेशा से जानते आए हैं यही वैल्यू किसके बराबर होती है,
1 मोल के बराबर। और देखिए अभी मैंने लिखा भी था कि 12 ग्राम C12 में अगर x एटम्स है तो यही x एटम्स किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर। और हमने क्या करा कि सिर्फ एक कार्बन 12 एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करके ग्राम में मास फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ग्राम में मास फाइंड करने से हमारा क्या फायदा हुआ कि हमने 12 ग्राम को उस मास इन ग्राम से जब डिवाइड किया तो अपने पास x की वैल्यू आ गई, और x ही कौन है, 1 मोल के बराबर। x ही 1 मोल है, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 यही मोल की वैल्यू होती है। और कहां से आती है, आज तक हमें पता चल गया ये कि 1 मोल में इतने ही चीजें होंगी। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू, कोई भी आपसे पूछे 1 मोल इज इक्वल टू, तो आप बोलना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, बस। अब इसका यूज सीखते हैं जरा कि आखिर इसका यूज हम करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसे आपसे कोई कहता है 1 डजन या डजन ऑफ बनाना, तो आप क्या समझते हो, 1 दर्जन केला है या 1 दर्जन कोई चीज है, तो आप उसमें क्या समझते हो, यही तो समझते हो ना कि 12 केले हैं। टोटल बनानास कितने हैं, 12 हुए, 12 बनानास। बहुत क्लियर है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि 1 डजन बनाना आपसे कोई बोलता है तो आप समझते हो 12 बनाना, है ना। उसी तरह से अगर आपसे कोई बोले 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई बोल दे 1 डजन सोडियम एटम, तो आप सोचोगे 12 सोडियम एटम, पर उसमें 1 डजन से सोडियम तो हम ना मेजर करेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, 1 मोल सोडियम एटम, इसका मतलब समझे 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ Na। मतलब आपसे कोई बोले 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम, तो बोलना 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। उसी तरह से आपसे कोई बोले 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल। अब इतना तो बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिंगल अगर O दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है O, तो ये ऑक्सीजन एटम है, और अगर यही O आपको O2 की तरह दिख रहा है तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। यानी व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो H2O जो है, H2O वो ग्रुप ऑफ एटम है, और किसी ने आपसे कह दिया 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये पूरी कहानी है। हमने अभी तक क्या करा, हमने मोल की वैल्यू फाइंड करी कि मोल की वैल्यू आखिर होती कितनी है, कैसे फाइंड करी आपको बता दिया। तो मोल की जो बेसिक डेफिनेशन अपने पास है एनसीईआरटी के अंदर, वो यही कहती है कि मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एज एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब 12 ग्राम C12 आइसोटोप के अंदर अगर जितने भी एटम है, वो जितने भी एटम है वही एटम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है, अब मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके हमने सिंगल कार्बन एटम की वैल्यू फाइंड करी, मास उसका ग्राम में, फिर 12 ग्राम को उस मास से डिवाइड कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, और वही x किसके बराबर था, 1 मोल के बराबर। ये हमने करा। फिर हमने 1 मोल या मोल का यूज कैसे करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल यूज सिखाया आपको कि 1 डजन बनाना कोई बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है, 12 बनाना। उसी तरह से मोल एक फिक्स क्वांटिटी है, और किसी ने नाम लगा दिया बस आगे कि 1 मोल सोडियम एटम मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये यूज हुआ अब तक के लिए। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखते रहिए। अब आपसे कोई कह दे 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो अब यहां थोड़ी सी चीज बदल गई। 1 मोल नहीं है, 2.5 मोल है। तो हमें तो पता ही है ना कि 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23,
तो 2.5 में हो जाएगा 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो नंबर है ना 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एक नाम दिया जाता है Na, इसको हम बोलते हैं अवोगैद्रो नंबर। यानी इस पूरे नंबर को ही हम बोलते हैं अवोगैद्रो नंबर। ठीक है, तो अगली बार से अगर हमसे कोई बोले, सपोज करिए 4 मोल H2O, तो H2O याद रहे मॉलिक्यूल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू Na, क्योंकि यही Na किसके बराबर हो गया है 6.02, तो अब उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 4 इंटू Na एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये पूरी कहानी है मोल की अब तक की, कैसे हमने फाइंड करा मोल की वैल्यू, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे मोल को। अब हम उन चीजों की तरफ चलेंगे जहां पे मोल से बेस्ड कैलकुलेशन होते हैं, मतलब मोल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर मास से कैसे रिलेट करते हैं, वॉल्यूम से कैसे रिलेट करते हैं, इन सब चीजों पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जैसे कि एटॉमिक मास। हम बहुत सारे एटम्स का एटॉमिक मास सुनते रहते हैं, जैसे आपसे कोई बोले सोडियम तो 23 बताते हो आप। छोटी क्लासेस में हमें यह भी बताया जाता है कि जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर दीजिए। तो उस तरह से चीजें अब थोड़ा सा कंपटीशन की तैयारी के लिए हमको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। किसी भी एटम को, किसी भी जनरल एटम को, कुछ भी हो सकता है वो, किसी भी जनरल एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं XAZ। ये कोई भी एक जनरल एटम है, ये है जनरल एटम, जनरल एटम। X क्या है, एटम ऑफ एलिमेंट, X है एटम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट यानी X। A क्या है, A है एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट यानी X। बहुत ध्यान से सुनिएगा, X हमें बताता, सॉरी Z हमें बताता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, X से हमें क्या पता, सॉरी Z से हमें क्या पता चलता है कि आपके ये जो आपका जो ये एटम है या एलिमेंट है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। ठीक है, A से हमें क्या पता चलता है, A से हमें पता चलता है एटॉमिक मास जो कि होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी इसको अगर हम Z न्यूट्रॉन प्लस Z प्रोटॉन लिखें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम देखते हो, ठीक है, तो सोडियम के यहां लिखते हैं 23 और यहां लिखते हैं 11। तो अगर इसको हम X से कंपेयर करें तो ये हो गया आपका A और ये हो गया Z। यानी सोडियम के लिए Z की वैल्यू हो गई 11 और A की वैल्यू हो गई 23। अब इस 11 का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स, और 23 में देखिए Z न्यूट्रॉन्स भी होते हैं
प्लस प्रोटॉन कितने हैं 11 प्रोटॉन, यानी सोडियम के अंदर 23 माइनस 11 23 माइनस 11 यानी 12 न्यूट्रॉन्स है, 12 न्यूट्रॉन्स है। तो ये आपका थोड़ा बेसिक है, कवर कर दिया। हालांकि एटॉमिक मास जो है वो एक नंबर है, उसका डेफिनेशन अभी हम शुरू करेंगे पढ़ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक, ये तो बस एक बेसिक हुआ कि आप किसी एटम को विजुअलाइज कैसे करेंगे, कैसे उसके बारे में डिटेल्स निकालेंगे, कैसे क्या उसका कैलकुलेशन होगा। कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, तो कैसे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे, कैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं ये, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन फोकस चीज की तरफ, जो कि है एटॉमिक मास। आखिर एटॉमिक मास है क्या, तो देखिएगा एटॉमिक मास, बहुत ध्यान से समझिएगा। इट इज डिफाइंड एज अ number. It is defined as a number which indicates that how many times which indicates that how many times an atom is heavier than 1/12th part of mass of one carbon 12 एटम। बड़े ध्यान से इस डेफिनेशन को एक बार हम जरा पढ़ते हैं। यानी आज से आपके दिमाग के अंदर एटॉमिक मास का क्या कंक्लूजन निकलेगा वो बताता हूं मैं आपको। एटॉमिक मास है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर। तो पहली चीज तो एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, एक नंबर है। क्या है? नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12th पार्ट ऑफ C12 एटम। अब एक बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने थोड़ी देर पहले सेक्शन में 1 कार्बन 12 एटम का मास निकाला था। 1 कार्बन 12 एटम मास इन ग्राम, ये हमने निकाला था 1.99 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि एटॉमिक मास जो है, इस मास का डिवीजन कर दो 12 से। इस मास का डिवीजन कर दीजिए आप किससे? 12 से। और फिर जो वैल्यू आती है उससे कितना हैवी है। जैसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.99 इंटू 10 की पावर -23 है, इसको हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आपके सामने आती है 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी वैल्यू को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और क्लियर होगा। देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट्स दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1.99 इंटू 10 के पावर -23 था, उसको हमने 12 से डिवाइड कर लिया इसको फाइंड करने के लिए, जो कि वैल्यू आई 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। और इसी वैल्यू को नाम दिया गया AMU। तो अब पता है डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सल्फर का एटम AMU से कितना हैवी है वही उसका एटॉमिक मास है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम बोलते हैं ना कि सल्फर के एक एटम का मास होता है 32। क्या होता है? 32। बेसिकली वो 32 नहीं होता, 32 AMU होता है, यानी 32 टाइम्स हैवियर देन AMU।
32 टाइम्स heavier than AMU। और ये AMU ही क्या है? 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम मास। यानी जो टेक्निकल थोड़ा डेफिनेशन करके दी गई थी ना हमें, उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप डेफिनेशन पढ़िए, आपको कोई भी चिंता नहीं होगी इसमें। देखिए जरा, आपसे कोई बोले व्हाट इज एटॉमिक मास, तो इट इज डिफाइंड एज अ नंबर। कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक मास आखिर क्या है, तो उससे कहना है एटॉमिक मास देख भाई कुछ नहीं है, एटॉमिक मास एक नंबर है, ठीक है। क्या नंबर है, क्या बताता है ये नंबर? तो ये नंबर हमें ये बताता है कि किसी फलाने एटम का जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो एटम है वो AMU से कितना गुना भारी है। तो कोई अगर सपोज करिए AMU से 16 टाइम्स हैवी है, तो उसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। कोई अगर AMU से मान लीजिए 64 टाइम्स हैवी है, तो उसका एटॉमिक मास 64 हो जाएगा। कोई 23 टाइम्स हैवी है, जैसे सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 टाइम्स हैवी है, यानी उसका 23 एटॉमिक मास हो जाएगा। बस इतना ही है। आपको इस टेक्निकलिटी को थोड़ा ब्रेक डाउन करना था कि हमने 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम आखिर है क्या। तो एक कार्बन एटम का मास 1.99 इंटू 10 की पावर -23, उसको हमने 12 से डिवाइड कर लिया, तो अपने पास ये वैल्यू आ गई, और इसी वैल्यू को हम नाम देते हैं AMU। और कोई भी अगर AMU से जितना टाइम्स भी हैवी होगा, वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे हम आपके लिए थोड़े से और चीजें क्लैरिफाई करने के लिए ये काम कर देते हैं। जैसे सपोज करिए किसी ने आपसे बोला सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास लिखते हैं ना यहाँ पे 23, और ये एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर 11। तो ये 23 का मतलब हुआ 23 इंटू AMU, मतलब 23 टाइम्स हैवियर, 23 टाइम्स हैवियर देन AMU। और AMU की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। यानी ये चीज जो है ना 23 AMU, ये एक रिलेटिव मास हुआ। क्या हुआ? रिलेटिव मास। रिलेटिव मास। एक्चुअल मास के लिए, एक्चुअल मास ऑफ सोडियम एटम, इसको निकालने के लिए हमको 23 इंटू 1.67 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम, 24 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है कंपटीशन के लिए, थोड़ा बहुत जब बेस बनाते हैं ना हम, तो सभी को सिखाया जाता है कि एक होता है रिलेटिव मास जो कि हम AMU से रिलेट करके देते हैं, और एक होता है एक्चुअल मास जो कि AMU की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देने पे जो वैल्यू आती है वो होता है एक्चुअल मास। तो ये इतना सारा चीज आज हमने क्लियर करा कि मोल क्या होता है, कैसे आता है, वैल्यू कैसे निकालते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का क्या काम है। फिर उसके बाद हमने मोल का यूज सीखा। वही सेम, अगर आप 1 दर्जन बनाना वाला एग्जांपल याद रखते हैं ना, तो आपको बड़े आराम से मोल का यूज समझ में आ जाएगा। कोई आपसे बोल दे 3 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है इतना? उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने सीखा एटॉमिक मास क्या होता है। तो मैंने बताया आपको कि एटॉमिक मास बस एक नंबर है। एटॉमिक मास इज नथिंग, एक नंबर है, छोटा सा नंबर है जो कि आपको यह बताता है कि ये वाले जो एटम है ये AMU से इतना टाइम्स हैवी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ये पेन है और ये बोर्ड है। इस बोर्ड को हमने फिक्स कर लिया एक वेट की तरह और बताया कि ये जो मार्कर है या पेन है ये बोर्ड से 23 टाइम्स हल्का है, लाइटर है। अब ये बोर्ड है, मान लीजिए ये चेयर है, ये चेयर इस बोर्ड से मान लीजिए 12 टाइम्स लाइटर है, तो 12 इसका एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, वही काम किया गया, यानी AMU को फिक्स कर लिया गया है। और अगर कोई फलाना एटम है तो इस एटम का, अगर ये एटम इस AMU से 50 टाइम्स हैवी है, 50 गुना ज्यादा भारी है, यानी इस एटम का जो एटॉमिक मास हुआ वो 50 हो गया। पर आपको दिमाग में ये बात याद रखनी है कि ये जो हम AMU के टर्म्स में मास देते हैं वो रिलेटिव मास है, वो एक्चुअल मास नहीं है। एक्चुअल मास जानने के लिए आपको AMU की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? एक्चुअल मास। यानी हम लिख सकते हैं एक्चुअल मास
इज इक्वल टू Z इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये रिलेशन हमारे बड़े काम की हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा एटॉमिक मास। अच्छा, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और शार्प एज देने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि 1 to 30 इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास तो बिल्कुल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह बिल्कुल याद लर्न कर लीजिएगा। एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक नंबर। क्यों 1 to 30 क्यों बोला मैंने? क्योंकि अभी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 1 to 30 आपका काम चल जाएगा, उसके ऊपर की वैल्यूज को वो आपको पेपर में दे देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा बिल्कुल करना ही करना है ये चीज। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करते हैं कि अब एक नया टर्म आता है जो कि होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पिछला वाला एटॉमिक मास था, ये है ग्राम एटॉमिक मास। कैसे है इसका पहले डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम। यानी यहां पे ये टर्म इंपॉर्टेंट हो गया, 1 मोल ऑफ एटम्स। हम इसके पहले जो एटॉमिक मास पढ़ रहे थे वो सिंगल एटम का था, ठीक है ना, बिल्कुल सिंगल एटम का। अब यहां पे हम 1 मोल की बात करने लगे। किसकी बात करने लगे? 1 मोल। बहुत ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। अगर 1 कार्बन मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसकी बात करें तो ये होता है 12 AMU। 12 AMU। देखिए, मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये होता है 12 AMU, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ये मास ऑफ 1 कार्बन, सिंगल कार्बन एटम है। पर हमसे अगर मास ऑफ 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन ये पूछा जाए तो एक बात बताइए, एक सिंगल एटम का मास 1.99 ये है, और हमसे पूछा जा रहा है इतने एटम्स का, तो जाहिर सी बात है हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 1.99 इंटू 10 के पावर -23 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है, जो कि नियर अबाउट 12 ग्राम में आएगा। 12 ग्राम, ठीक है। यहीं से तो हमने मोल की कैलकुलेशन भी करी थी। तो आपको एक चीज बहुत ही क्लियर, प्रिटी मच क्लियर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि अगर if we give mass of 1 atom, तो उसके लिए हम यूज करते हैं AMU, और if we give mass of 1 mole atoms, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे 1 एटम ऑफ सोडियम, तो इसका जो मास आएगा वो आएगा 23 AMU। पर वहीं आपसे कहे 1 मोल सोडियम, इसका मास आएगा 23 ग्राम। सिंपल सिमिलर पैटर्न पे एक मॉलिक्यूल भी दिखा देते हैं। आपसे बोले 1 मॉलिक्यूल
1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसका मास निकल के आएगा 18 ग्राम, 18 AMU। पर वहीं आपसे बोला जाए 1 मोल H2O, तो इसका मास निकल के आएगा 18 ग्राम। मतलब ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास, और एटॉमिक मास मतलब 1 एटम का मास। 1 एटम का मास हम जब भी देंगे तो उसको हम लिखेंगे किसमें, AMU में, और 1 मोल एटम का मास देंगे तो उसको हम लिखेंगे बिल्कुल ग्राम में। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो इतनी सारी कहानी अभी तक हमने देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी कहानी क्यों बताई जा रही है। देखिए, ये बिल्कुल स्क्रैच से है, बिल्कुल बेसिक से। आप इसको दोबारा तिबारा देखेंगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एनसीईआरटी के अंदर वो जो टफ लैंग्वेज में मोल की डेफिनेशन और तमाम चीजें लिखी रहती थी, वो एक्चुअल में इतनी टफ नहीं थी, बस उसको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए था, ठीक है। तो एक एक चीज यहां पर मैंने ब्रेक डाउन कर दी है आपके लिए, और बिल्कुल आराम से आप इस लेक्चर को देखकर बेसिक बना सकते हैं मोल से। और अब से हम लोग डेली कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, और आपके मोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मोल्स एटॉमिक मास से ही मिलता जुलता है मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस टर्म को। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास, और उसी तरह से हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एटॉमिक मास वैसे ही मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास हम यूज करते हैं एटम के लिए, मॉलिक्यूलर मास हम यूज करेंगे मॉलिक्यूल के लिए। एटॉमिक मास के लिए हमने बताया था कि एटॉमिक मास क्या है। आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास क्या है, व्हाट इज एटॉमिक मास, तो आप बोलिएगा एटॉमिक मास इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर विच इंडिकेट्स, जो हमें ये बताता है। एटॉमिक मास आपको क्या बताता है, आप बोलना एटॉमिक मास एक नंबर है जो कि हमें ये बताता है कि फलाने एटम का जो मास है वो AMU से कितने टाइम्स हैवी है, मतलब AMU से कितना गुना ज्यादा भारी है। उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, एक नंबर जो हमें यह बताता है कि फलाने एटम का मॉलिक्यूल AMU से कितने गुना भारी है। बस सेम पैटर्न पे है ये। मॉलिक्यूलर मास क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर which indicates how many times molecule of a compound is heavier than AMU. फॉर एग्जाम्पल H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हम लिखेंगे 18 AMU, सिंगल मॉलिक्यूल का। वहीं अगर हमसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो सेम, अभी जैसे ग्राम एटॉमिक मास कवर किया वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका हो जाएगा क्या, डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास। इसको हम बोलेंगे GMM, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर से वही कहानी कि 1 मॉलिक्यूल अगर होगा, 1 मॉलिक्यूल अगर है तो उसका मास हम देंगे AMU में, और अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल है
तो उसका मास हम देंगे ग्राम में। ये कहानी है आपकी आज के लिए पूरी। तो एक बार हम रिवीजन में चलते हैं एकदम स्टार्ट से जहां तक आए थे। देखिए, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन था जो मैंने आपको बताया कि आपके नीट सब्जेक्ट के नीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इतना ही है ही, ठीक है ना, फिजिकल की बात कर रहे हैं। बाकी आपको बताया मैंने कि मोल जो है वो एक कंसेप्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। मोल उतना वेटेज, हाई वेटेज नहीं रखता, मोल से एक क्वेश्चन आएगा भी नहीं भी आएगा, लेकिन मोल के जो टेक्निक्स है ना वो बाकी सारे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो आपको मोल तो अच्छे से सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आई हमने सीखी, आज हमने क्या क्या सीखा देखते हैं। सबसे पहले सीखा हमने कि आखिर 1 मोल आखिर होता क्या है। 1 मिनट, ये इसी पेज पे है शायद, नहीं सेकंड पेज पे ही है, हाँ। ये हमने सीखा कि ऑक्सीजन एटम वगैरह कैसे यूज करते हैं, मोल का यूज क्या है। डजन, जैसे हमसे बोला 1 डजन बनाना तो 12 बनाना, उसी तरह से 1 मोल सोडियम एटम मतलब फलाना एटम्स ऑफ सोडियम। ये चीजें हमने सीखी। फिर उसके बाद हमने एटॉमिक मास सीखा कि एटॉमिक मास आखिर क्या होता है, एक्चुअल मास क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि 1 to 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर बिल्कुल लर्न होना चाहिए आपको, तब आप जाके कंपटीशन हैंडी हो पाओगे। तीसरी चीज हमने आपको सिखाई बहुत सारी चीजें आज, जैसे कि मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। एक एटम का मास अगर हमें देना है तो उसको हम एमयू में देंगे, और अगर 1 मोल एटम का मास देना है तो उसको हम ग्राम में देंगे। ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 1 एटम का मास एमयू में, 1 मोल का मास ग्राम में। एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज करा दी। उसके बाद हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये स्लाइड की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास, आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर मास, कहना एक नंबर है जो कि बताता है हमें कि एमयू से ये वाला एटम या मॉलिक्यूल कितना भारी है, जो कि लिख भी दिया गया है। और ये है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सेम है बस 1 मोल के लिए है। तो ये आज का सेक्शन है अपना। कल इस सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइक्योमेट्री, जिससे जो कि बहुत ही डरावना टॉपिक है आप लोगों के लिए, वो हम इस्तेमाल करके आगे आपको सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।